Good morning, students. How are you all? I hope you will be fine and safe. Myself, Shweta Bagrawat, क्लास सिक्स्थ, विषय हिंदी, पाठ 2, अन्याय का विरोध, विदेशी कथा। लेखक है एतेन चेखव। सबसे पहले हम लेखक परिचय पर अपना प्रकाश डालेंगे। एतन चेखव का जन्म 29 जनवरी 1860, जन्म स्थान है तगानरोग, रूस में हुआ था। मृत्यु 15 जुलाई 1904। ये पेशे से चिकित्सक होने के साथ साथ प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। अपने इस छोटे से जीवन काल में एतेन ने 4 कालजी उपन्यास तथा कई लघु कथाएं लिखी, जिन्हें आज विश्व भर में सराहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं दी लेडी विद द डॉग, दी बेट, चिमकादड़, ए डे इन कंट्री आदि। हमारा जो आज का पाठ है अन्याय का विरोध, इससे संबंधित न्याय और अन्याय क्या है बच्चों, हम इसे समझेंगे। न्याय न्याय उचित अनुचित का विवेक, नीति संगत कार्य। बच्चों, ऐसा आचरण जो न्याय संगत हो। साधारण शब्दों में न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें उचित व्यवस्था हो, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सामंजस्य हो, जिसमें व्यक्ति अपने अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पालन करते हैं। अन्याय अन्याय न्याय विरुद्ध कार्य। अनौचित्य ऐसा कार्य या आचरण जो न्याय संगत ना हो। ऐसा कार्य या आचरण जो न्याय संगत ना हो, ये अन्याय है। बच्चों, अगर कोई दोषी हो और उसे सजा दी जाती है तो यह न्याय है। उसी प्रकार अगर कोई दोषी नहीं हो और फिर भी उसे सजा दी जाती है तो यह अन्याय है। तो आज का हमारा पाठ भी यही है, अन्याय का विरोध। तो हम इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। जूलिया मेरे बच्चों की गवर्नेंस थी। कुछ दिन पहले जूलिया को अपने कमरे में बुलाया और कहा, जूलिया जूलिया लेखक के बच्चों की गवर्नेंस थी। कुछ दिन पहले लेखक ने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मेरे विचार से तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी। लेखक ने जूलिया को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, कि शायद तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, लेखक अब तक जूलिया को जितना जान सके हैं तो बता रहे हैं, जितना मैं तुमको जान सका हूँ, तुम अपने अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी। मैं तुमको जान सका हूँ कि तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम अपने आप कभी भी पैसे नहीं मांगोगी। मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। और लेखक ने उसके कमरे में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तुम्हें याद होगा, और लेखक जूलिया को याद दिलाते हैं, तुम्हें याद होगा तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। लेखक जूलिया से पूछते हैं कि तुम्हारी जो तनख्वाह वो 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, और जूलिया ने बड़े धीरे से आवाज़ में, स्वर में कहा, जी नहीं, 40 रूबल मैंने डायरी में लिख रखा है। और लेखक ने जूलिया से कहा, जब जूलिया बोलती है कि 40, जी नहीं, 30 रूबल नहीं, बल्कि 40 रूबल तय हुई थी मैंने डायरी में। और लेखक बोलते हैं कि मैंने ये सब बातें डायरी में लिख कर रखी है। 30 ही तय हुई थी। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा
₹30 महीना ही देता आया हूँ। और लेखक बोलते हैं कि मैं बच्चों की जो गवर्नेंस में रखता हूँ, हमेशा मैं उनको ₹30 महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। अरे नहीं, ठीक 2 महीने हुए हैं। मैंने डायरी में सब लिख रखा है। मैं तो 2 ही महीने मानूंगा। और लेखक बोलते हैं कि 2 महीने हुए ना तुमको हमारे यहाँ काम करते हुए? तो जूलिया बोलती नहीं, 2 महीने और 5 दिन हुए हैं। मैं फिर लेखक उसको बोलते हैं ये सब मैं अपनी डायरी में लिख कर रखा है। तो दो 2 महीने के हिसाब से होते हैं ₹60। लेकिन तुमने इतवार की छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने काम नहीं किया। लेखक उसको बोलते हैं तुमने इस 2 महीने में इतवार की छुट्टियां मनाई, उस दिन तुमने काम नहीं किया। और इतवार छुट्टियां मनाई, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। कोलिया को सिर्फ घूमने ले गई थी, और जो कोलिया है उसको सिर्फ तुम घूमने लेकर गई थी। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली थी। और लेखक उसको बता रहे हैं इतवार के अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली थी। घबराहट से जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। और जब लेखक उसको वेतन देने के लिए कमरे में बुलाते हैं और उसको ये सब बातें करते हैं कि तुमने इतवार की भी छुट्टी हो गई और तुम्हारी जो तनख्वाह है वो 30 रुपये तय हुई है। तो ये बस सब बातें सुनकर जूलिया बहुत ही घबरा गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़न ठीक करने लगी, बिल्कुल चुप रही। और वह घबराई हुई सहमी सी और बिना अन्याय का विरोध करे हुए चुपचाप अपनी ड्रेस की सिकुड़न को बस ठीक करती हुई चुपचाप रहकर। हाँ तो मैं कह रहा था, 9 इतवार और 3 छुट्टियां मतलब 12 दिन काम नहीं हुआ। 12 रुबल यानी 12 रुबल कट गए। और लेखक बोल रहे हैं इन 2 महीनों में 9 इतवार और 3 छुट्टियां मतलब 12 रुबल, 12 दिन काम नहीं हुए तो 12 रुबल कट गए। अब देखो, कोलिया 4 दिन बीमार रहा। जो कोलिया उनका बेटा है लेखक का, वो 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। और वो बोल रहे हैं कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ता शायद 3 दिन मेरे दांतों में दर्द था, और पिछले ही हफ्ते में मेरे दांतों में दर्द था, और 3 दिन से मेरे दांतों में दर्द था। और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी, क्योंकि मैं ऑफिस नहीं गया था 3 दिन, तो मैं घर पे ही था, तो उस वजह से मेरी जो पत्नी है उसने तुमको दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो कुल मिलाकर हो गई 19 छुट्टियाँ। तो अब लेखक बता रहे हैं कि अब कुल मिलाकर 19 छुट्टियाँ हो गई। हाँ तो भाई निकालो, 60 में से 19 कितने बचे? तो लेखक उसको बोलते हैं अब निकालो, 60 में से 19 कितने बचे? 41। 41 रुबल, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं 60 में से 19 निकाल के बताओ, तो माइनस करो तो कितने बचे? तो 41। तो 41 ठीक है ना? उसको बोलते 41 ठीक है ना? जूलिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। और ये सब सुन के कि उसके 19 दिन के पैसे कट गए, 19 रुबल कट गए हैं, तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से गला साफ किया और अपने आप को संभाला और धीरे से गला साफ किया। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला, और उसके मुंह से इसके विरोध में एक एक शब्द भी ना निकला। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा। और लेखक ने कहा, डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमसे चाय की प्लेट और प्याली टूट गई थी। और वो बोल रहे हैं कि 1 जनवरी को चाय की प्लेट और प्याली टूट गई थी। प्याली बहुत कीमती थी, और वो बोल रहे हैं कि जो प्याली तुमसे टूट गई थी 1 जनवरी को, वो बहुत ही कीमती थी, मगर चलो मैं उसके 2 रुबल ही काटूंगा। और लेखक बोलते हैं मैं उसके सिर्फ 2 रुबल ही काटूंगा। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, तुम्हें इसी के पैसे मिलते हैं। वो बोल रहे हैं
तुम्हारा काम है बच्चों की देखभाल करना और तुमको इसी बात के पैसे मिलते हैं। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुमने उस दिन एक दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया। उसकी जैकेट फट गई और कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और उसकी जैकेट फट गई। 10 रुपये उसके काटने और लेखक ने 10 रुपये उनके बेटा जो कोलिया है जो पेड़ पर चढ़ गया था उसकी जैकेट फट गई थी तो 10 रुपये उसके काटते क्योंकि वो बता रहे हैं कि तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। और तुम्हारी लापरवाही, जूलिया को बोलते हैं तुम्हारी लापरवाही के कारण ही नौकरानी ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं। तो उसको बोलते हैं अगर तुम अपना काम ठीक से नहीं करोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं। तो जूते के लिए 5 रुपये और कट गए। और हाँ, याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए थे। और उसको फिर बोल रहे हैं कि 1 जनवरी को तो तुमसे प्याली और प्लेट टूट गई थी और 10 जनवरी को मैंने तुमको 10 रुपये दिए थे। पर मुझे तो जूलिया बोलती है पर मुझे तो कुछ याद नहीं। जूलिया ने धीरे से कहा, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। लेखक बोलते हैं क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। जब जूलिया बोलती है मुझे तो कुछ ऐसा कुछ याद नहीं है तो लेखक बोलते हैं क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं डायरी में हर चीज़ लिख कर रखता हूँ। और लेखक बोलते हैं कि मैं डायरी में हर जो भी दिनचर्या है उसके पूरी डायरी में अपनी डायरी में मैं लिख कर रखता हूँ। तुम्हें विश्वास ना हो तो दिखाऊं डायरी। और लेखक उसको बोलते हैं, जूलिया से कहते हैं कि क्या मैं अपनी डायरी तुमको दिखाऊं। जी नहीं। और जूलिया एकदम से इनकार कर देती है, मना कर देती है, जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। और जूलिया बोलती है आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। मैंने कठोर स्वर में कहा, तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से। और अब बोल रहे हैं 27 को 41 में से घटाओ तो बचे कितने, 14। और अब बता रहे हैं कि अब 41 में से 27 घटाओ तो 14 बचे। उसकी आंखों में आंसू तैर गए और जूलिया की आंखों में आंसू तैर गए। कांपती हुई आवाज में वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे। और जूलिया बोल रही है कांपती हुई आवाज में, उसकी आंखों में आंसू के कांपती आवाज में वो बोलती है कि मुझे जहाँ तक याद है मुझे एक ही बार पैसे मिले थे और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपये। और तुम आपकी पत्नी ने मुझे सिर्फ 3 रुपये दिए थे, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा। और लेखक ने अपने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझसे छुपाई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। चलो, मैं इसे भी डायरी में लिख लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो। अब लेखक उसको फिर बोल रहे हैं, उनकी पत्नी का जब पता चला कि उसकी पत्नी ने 3 रुपये और दिए थे तो वो बोल रहे हैं कि अब मैं जो 14 रुपये है उसमें से 3 और घटा लेता हूँ, बचते हैं 11 रुपये। अब कितने बचते हैं, 14 में से 3 घटे तो 11 रुपये। तो लो भाई, ये तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रुपये ठीक से गिन लो। और लेखक ये 11 रुपये जूलिया को देते हैं और बोलते हैं कि ये ठीक से गिन लो। उसने कांपते हाथों से 11 रुपये लिए और अपनी जेब में बिना गिने डाल लिए। और बड़े घबराहट के साथ जूलिया ने वो 11 रुपये लिए और अपनी बिना गिने अपने जेब में डाल लिए। धीमे से विनीत स्वर में बोली, और धीमे से विनीत, दयावान दयालु होकर विनीत स्वभाव से उसने स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से भड़क गया और लेखक गुस्से से भड़क उठे। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा और क्रोधित होकर पूछा। लेखक ने उसकी तरफ घूर कर गुस्से से देखा और क्रोधित होकर पूछा, धन्यवाद किस बात का। आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए। और जूलिया कहती है आपने मुझे पैसे दिए ना, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने आप को संभाल न पाया। ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए बोला। और लेखक अपने आप को इस बात से अपने आप को संभाल नहीं पाए
तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, और लेखक उसको बोले तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। लेखक जूलिया को बोलते हैं तुम मुझे धन्यवाद दे रही, तुमको तो अच्छी तरह मालूम है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे साथ अन्याय का है और तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, आप कुछ तो दे रहे हैं। और जूलिया कहती है जी हाँ, मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे कुछ तो दिया है। इससे पहले मैंने जहाँ भी काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, और इससे पहले मैंने जहाँ पर भी काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। उसकी इस बात ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। और जब लेखक ने जूलिया की ये बात सुनी कि जहाँ वो इससे पहले काम कर रही थी तो उसको एक रुपये भी नहीं मिले, तो उस लेखक का क्रोध शांत हो गया। ये सोचकर कि जूलिया अपने आप को कितनी दयालु, विनीत और नर्म हृदय है। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। जूलिया यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य, और लेखक बोल रहे कि तुम उन लोगों ने तुमको एक पैसा भी नहीं दिया। मुझे ये बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। मैंने धीमे स्वर में कहा जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। और लेखक ने बड़े धीमे स्वर में कहा कि मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। और लेखक उसको बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, उस बात के लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था पर मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं काटूंगा। और लेखक बोलते हैं मैंने तुम्हारे साथ क्रूर मजाक किया इसलिए माफ़ कर देना, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं काटूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रुपये रखे हैं। देखो, जूलिया को बोलते देखो जूलिया, ये तुम्हारे 80 रुपये रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन जूलिया, क्या जरूरी है कि मनुष्य भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए। वो जूलिया को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो जूलिया, ये जरूरी है कि मनुष्य भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि वो अन्याय का विरोध न कर सके। वो इतना दब्बू भीरू हो जाए कि और वो दूसरों से दबे और मतलब अन्याय का विरोध तक न कर सके, वो खामोश रहे और सारी जातियां सहते रहे, और खामोश रहकर, चुप रहकर सारी अत्याचार जुल्म सहता रहे। नहीं, इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा। और लेखक जूलिया को बोलते हैं इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार का सामना करना होगा। और लेखक उसको बोलते हैं इस अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कठोर कठोर और निर्मम निर्मम समाज से, हृदयहीन संसार का सामना करना होगा, लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ। इस संसार में दबू और बोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इस संसार में दबू बोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जगह नहीं। इस बात को सदैव याद रखना जूलिया। और लेखक आखिरी में उसको बोलते हैं ये बात जो मैंने तुमको समझाई है, ये सबक मैंने तुमको सिखाया है, उस बात को हमेशा याद रखना। इस संसार में दब्बू लोगों की और कमज़ोर लोगों की कोई जगह नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज ये पाठ, हिंदी का पाठ 2 अन्याय का विरोध पाठ पढ़ा और समझा। तो इसी के आगे हम इसका दोहरान करेंगे, इसको छोटे रूप में। हमने आज जो समझा उसको। पाठ का सार। इस कहानी में रूसी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार एतेम चेखव ने इस कहानी में रूसी साहित्यकार एतेम चेखव ने बड़े सुंदर ढंग से मानवीय संवेदना को इस कहानी के माध्यम से दर्शाया है। लेखक ने जूलिया नामक
लेखक के घर पे जूलिया नामक गवर्नेंस जो लेखक के घर पे बच्चों की देखभाल और पढ़ाने के अलावा दूसरे काम भी करती थी। लेखक उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश थे। लेखक उसे अन्याय का विरोध करना सिखाना चाहते थे। इसलिए लेखक ने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तब वेतन देते समय लेखक ने ऐसी बातों के भी पैसे काटे जो जूलिया ने नहीं की थी। हमने ये सब बातें पूरे पाठ में विस्तार से पढ़ी है। जूलिया यह जानती थी कि उसका मालिक उससे बेईमानी कर रहा है, फिर भी उसने कोई विरोध नहीं किया। उसको जूलिया को पता था कि उसका मालिक उससे बेईमानी कर रहा है, फिर भी जूलिया ने कोई विरोध नहीं किया। लेखक को उसका यह व्यवहार ठीक नहीं लगा। उसने पहले तो जूलिया को डांटा और फिर समझाया कि उसे अन्याय का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही गलत है। लेखक को जूलिया, जो उनके घर पे जो जूलिया नामक गवर्नेंस काम करती थी, उसका व्यवहार ठीक नहीं लगा। उन्होंने उनको समझाया और डांटा और समझाया कि हमें हमेशा अन्याय का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों ही गलत है। फिर लेखक उसको बोलते हैं, इस संसार में रहते हुए हमको हमारे लिए अच्छा है इस प्रकार विनीत और सरल बने रहना सदाचरण है। लेखक उसको बता रहे हैं, विनीत और सरल बने रहना सदाचरण है, अच्छा कार्य है, मगर इसका लाभ उठाते हुए संसार हम पर अन्यायपूर्ण ढंग से हावी होने लगे तो हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। और लेखक बोल रहे हैं कि संसार इसका अगर हमारी सरल बना रहने का और सदाचरण का अगर संसार लाभ उठाने लगे तो हमें अन्यायपूर्ण ढंग से हम पर हावी होने लगे तो हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। कई हमारे पवित्र ग्रंथों में भी कहा गया है और हमारे पवित्र ग्रंथों में भी कहा गया है कि अन्याय करने वाला तो दोषी है ही, परंतु अन्याय सहने वाला उससे भी बड़ा दोषी होता है। और हमारे पवित्र ग्रंथों में हम देखने को मिलता है कि कहा गया है कि अन्याय करने वाला तो दोषी है ही, लेकिन अन्याय सहने वाला उससे भी बड़ा दोषी होता है। बच्चों, इस पाठ के जरिए हमने अन्याय का विरोध के बारे में इस कहानी के लेखक ने बड़े ही सुंदर तरीके से हमको बताया है कि हमको अन्याय का विरोध कैसे करना है। लेकिन लेखक ने ये भी बताया है कि शालीनता हमेशा धारण करनी है। तो इस पाठ का मूल्य है अन्याय का विरोध, शालीनता। शालीनता जीवन में बहुत ही ज़रूरी है और इससे हमारे जीवन में शांति व खुशी आती है। हमें अहिंसा का सहारा लेते हुए अपना हर कार्य करना चाहिए। शालीनता से अभिप्राय अन्याय का विरोध करना वहाँ तक उचित है जहाँ तक हिंसा का सहारा न लेना पड़े तथा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से रखा जाए। यही शालीनता है, बिना हिंसा का सहारा लिए बिना अपनी बात को दूसरों के सामने शांतिपूर्ण ढंग से रखा जाए। इस पाठ में कई शब्द का प्रयोग हुआ है, उसके अर्थ हम यहाँ देखते हैं। गवर्नेंस, प्रशिक्षित, आया, तय, निर्धारित या निश्चित, क्रूर, कठोर या अन्यायपूर्ण, बोधा, कमजोर, हृदयहीन, भावहीन, लापरवाही, असावधानी, रूबल, रूस की मुद्रा, अनर्थ, बुरा, अनिष्ट, दब्बू, जो दूसरों से दबे, अस्तित्व, हस्ती, धन्यवाद, शुक्रिया, खामोश, चुप या शांत, तनख्वाह, वेतन, हड़पना, धोखे से ले लेना,
भीरू, डरपोक या भयभीत, निर्मम, ममता रहित या कठोर, सदैव, हमेशा, जातियाँ, अत्याचार या जुल्म। बच्चों, आप ये शब्द को अपने घर पे याद करिए, याद रखिए। हमारे इस पाठ में रूबेल शब्द का प्रयोग हुआ है। रूबेल रूस की मुद्रा है। यहाँ कुछ देशों की मुद्राएं दी गई है, आपको कुछ देशों की मुद्राएं बताई गई हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का $1 भारत में लगभग 65.34 रुपए का होगा। यहाँ देश, मुद्रा और रुपए दिए गए हैं। अमेरिका का $1 भारत में 65.34 रुपए का होगा। इंग्लैंड का $1 भारत में 88.09 का होगा। इंग्लैंड का 1 पाउंड 88.09 का होगा। चीन का 1 युआन भारत में 9.87 रुपए का होगा। रूस का 1 रूबल भारत में 1.14 रुपए का होगा। फ्रांस का 1 यूरो भारत में 77.45 रुपए का होगा। जापान का 1 येन 0.59 का रुपए का होगा। सऊदी अरब का 1 रियाल भारत में 17.42 रुपए का होगा। तो यहाँ बच्चों हमने कई देशों की मुद्राओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। आज का हमारा जो पाठ था अन्याय का विरोध विदेशी कथा, इसके लेखक थे एंटोन चेखव। इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से इस कहानी अन्याय का विरोध करना हमको इस कहानी के माध्यम से सिखाया है, और शालीनता को भी किस प्रकार धारण करनी है उन्हें ये भी सब सिखाया है। तो आप बच्चों इस पाठ को घर पे एक बार और पढ़िए और इसको समझिए। थैंक यू, धन्यवाद।